Hello friends, my name is Saurav and welcome back to my YouTube channel. And in this session we are going to study about union and its territory. ठीक है, पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर गिवन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इन सब चीज़ों के बारे में पार्ट 1 के अंदर गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आर्टिकल 1 किस चीज़ के बारे में बात करता है? इंडिया, दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आर्टिकल 1 के अंडर गिवन है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी गिवन है नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स। शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली और अब 12 हो चुके हैं, यानी कि 4 ऐड किए गए हैं, दैट 9th 10th 11th एंड 12th। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है 1 52 73 74। ठीक है, ये सीक्वेंस याद करनी है, 1 52 73 74। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ है, 52nd से 10th, 73rd से 11th, 74th से 12th। कितने इजीली आपको याद हो जाएगा, बस आपको ये ऑर्डर याद करना है, 1 52 73 74। ठीक है, अब हमारी जो फ़िलहाल हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं। अभी हाल ही में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया गया है। ठीक है, इन जो एक सिंगुलर ये जो यूटी बना है, इसका हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, और एक सीट इनकी रिजर्व थी लोकसभा में। अब इन ये जो सिंगल यूटी बना है, इस सिंगल यूटी की दो सीट्स जो हैं लोकसभा के अंदर हैं। ठीक है, 2 सीट्स ऑफ लोकसभा, और इन दोनों का एक जो यूटी बनाया गया, इन दोनों को मर्ज करके उसका हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट्स, यूटी, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब टेरिटरी में आ जाता है। ठीक है, स्टेट, यूटीज़ और टेरिटरी जो हमने एक्वायर किया है, ये सब टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। यूनियन ऑफ इंडिया क्या होगा? ये खाली स्टेट्स होगा, ओनली स्टेट्स। यूनियन ऑफ इंडिया में खाली स्टेट्स आएंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये सब कुछ आ जाएगा, स्टेट्स, यूटीज़ एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी एज इट इज़ अ सोवरेन स्टेट। ये इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और मेथड ऑफ एक्विजिशन क्या हो सकता है? सेशन, ऑक्यूपेशन, कंक्वेस्ट और सब्जुगेशन। ठीक है, इंडिया एक्वायर्ड गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम एट्सेट्रा। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल 1 के अंडर है। अब आर्टिकल 2 पे आते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, ये न्यू स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है कि ये न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 2। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, पार्लियामेंट, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू इट्स यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्टेट और पार्लियामेंट, इन 2 वर्ड्स पे काफ़ी ध्यान देना है आपको। पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट फिट। ठीक है, ये आर्टिकल 2 था। आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंडर गिवन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरकेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, ये आर्टिकल 3 ओनली एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल जो 2 था वो न्यू स्टेट्स के बारे में बात कर रहा था। ऑलराइट, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है, वो एक न्यू स्टेट क्रिएट भी कर सकता है इन 3 तरीक़ों से। सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे हमने देखा उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था। यूनाइटिंग स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, 2 स्टेट के कुछ पार्ट्स को मिला के एक नई टेरिटरी बना देना। ठीक है,
ये इसके अंडर आएगा। और यूनाइटिंग टेरिटरी विद स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और या फिर दो या दो से कहीं ज़्यादा स्टेट्स की टेरिटरीज को मिला कर एक स्टेट बनाना, वो ये काम भी पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो स्टेप हैं जो लेने हैं पार्लियामेंट को अगर ऐसा करना है। तो पहला स्टेप, ये खाली पार्लियामेंट के अंदर ही ये बिल पास किया जा सकता है, और वो भी प्रायर जो मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ टू गेट द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कंसर्न। प्रेसिडेंट जो स्टेट जिस स्टेट के अंदर हमें चेंजेस लाने हैं उसके स्टेट लेजिस्लेटिव की जो है व्यूज़ प्रेसिडेंट लेगा, पर लेकिन वो जो व्यूज़ होंगे वो कंपलसरी नहीं होंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, वो उनको मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू द पार्लियामेंट ओनली, यानी कि केवल पार्लियामेंट में ही लाया जा सकता है, एंड नॉट पॉसिबल विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। और जब तक ये बिल टेबल नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में जब तक कि परमिशन ना ली जाए प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो ये दो स्टेप इम्पोर्टेंट है, प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, और ये बिल केवल और केवल पार्लियामेंट के अंदर ही टेबल किया जा सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया पहले। फॉर यूटीज़ पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजंस विदाउट रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट और ओपिनियन ऑफ द यूटी, ठीक है। यूटी के ऊपर पार्लियामेंट को प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जब किसी स्टेट को हम यूटी में चेंज करते हैं या फिर यूटी से स्टेट में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था कहीं पे, मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं तो ये इसके अंदर साफ साफ गिवन है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके थ्रू जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 368 के अंडर फॉल नहीं करेंगे। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं होगा, ये सिंपल चेंज होगा, ठीक है। और इसके लिए केवल सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरी होगी, यानी कि ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर गिवन है, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस है बेरूबारी यूनियन केस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 1960 में इसकी जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड if the power of the parliament to diminish areas of state means that the parliament can cede union territory। इसके अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ये एग्जामिन करना था कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है किसी स्टेट को कम या ज़्यादा करने की, क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्टेट की कुछ टेरिटरी या फिर कुछ पार्ट फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये एग्जामिन करना था सुप्रीम कोर्ट को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सीड मतलब टू गिव अप, ठीक है। सीड का मतलब होता है टू गिव अप, तो टू गिव अप द टेरिटरी ऑफ बेरूबारी यूनियन इन वेस्ट बंगाल टू ईस्ट पाकिस्तान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि क्या बेरूबारी यूनियन की ये जो टेरिटरी हैं कुछ जो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से टच होती हैं, क्या हम ये बांग्लादेश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट सीड, ठीक है, इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट जो इंडियन टेरिटरी है वो सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसने 2 चीज़ें और बोली, कैन ओनली सीड बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अगर आपको कुछ टेरिटरी गिव अप करनी है किसी और कंट्री के फेवर में, देन यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। तो उसके बाद 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में, ठीक है।
और एक और बात इस जजमेंट में बाहर निकल के आई कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी सेटल थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। उसके लिए हमें सीए की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो जैसे इंडिया और चाइना जो इनका डिस्प्यूट चल रहा है पेंगोंग सो लेक पे लद्दाख में, तो ये अगर सेटल करना है तो इसके लिए हमें कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफ़ी है, ठीक है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में फॉर एक्सचेंज ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटरीज थी, हाँ, उसको एक्सचेंज करने के लिए 100th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में। ये इसी के बेसिस पे लाया गया था, बीरूबारी यूनियन केस, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इसी के बेसिस पे लाया गया था। बेसिकली इंडिया का मैप अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का अगर हम पार्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की यहाँ पे बाउंड्री लगती है, फिर थोड़ी सी असम की लगती है, मेघालय की पूरी सदर्न बाउंड्री लगती है, और त्रिपुरा लगती तो मिज़ोरम की भी है, लेकिन यहाँ पे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं था। तो इन 4 स्टेट में से हमको कुछ जो एनक्लेव्स थे ये एक्सचेंज करने थे। तो इंडिया से बांग्लादेश को जो दिए गए वो 111 एनक्लेव्स थे, और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश से इंडिया में आए, ठीक है। ये था असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। बाउंड्री टच तो मिज़ोरम की भी होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 5 स्टेट्स की टेरिटरी लगती है बांग्लादेश में। ये सबसे पहले सबसे पहले वेस्ट बंगाल इधर, देन हल्की सी असम की, मेघालय की पूरी सदर्न बाउंड्री, देन त्रिपुरा, देन मिज़ोरम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडियन बाउंड्री के अंदर, ठीक है। 549 जॉइंड इंडिया, बट हैदराबाद, कश्मीर एंड जूनागढ़ रिफ्यूज्ड। फिर इनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ? हैदराबाद में पुलिस एक्सेशन और ये ऑपरेशन पोलो हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम हुआ था, ये शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स थे, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन से पिलर्स थे, ठीक है। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑलराइट। फिर अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस आई थी कुछ, जिनके बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया था स्टेट्स को और यूटीज़ को। उनके बारे में हमें पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बेसिकली आई थी, ठीक है। 3 बेसिकली जो कमीशंस थी ये अपॉइंट की गई थी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस के बिहाफ पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की जाए, ऐसी डिमांड हो रही थी। तो जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया गया, जिनके चेयरमैन थे S.K. धर, और इसको S.K. धर कमीशन भी बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या सजेस्ट किया? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक के बिहाफ पे ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बिहाफ पे हमें जो है रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट्स को। ये S.K. धर कमीशन ने रिकमेंड किया। देन 1948 के अंदर JPV कमेटी आई, जिसके जो मेंबर्स थे, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, एंड देन P से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये थे ये 3 मेंबर्स थे इस कमेटी में। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना स्टेट्स को, ठीक है। देन 1953 में क्या होता है? गवर्नमेंट फोर्स्ड टू क्रिएट आंध्र प्रदेश। 1953 में गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, मद्रास से अलग करके, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ हो गई थी, एक गांधीयन एक्टिविस्ट थे, काफ़ी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, पोटी श्रीरामुलु, ठीक है।
55 दिनों तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक की एंड देन ऑन द 57th डे ही डाइड। और उसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था, तो गवर्नमेंट फोर्स्ड टू क्रिएट आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर 1953 में ही दिसंबर में 3 मेंबर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड अंडर, ठीक है, 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 3 मेंबर्स थे इसके अंदर, फजल अली एंड KM पानीकर, HU कुंजरू। लेकिन जो इसके कमिश्नर थे वो फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली कमेटी भी बोलते हैं। इट रिजेक्टेड 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी, ठीक है। 4 फैक्टर्स दिए इन्होंने जिनके बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वो क्या थे? यूनिटी एंड सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी, consideration of finance, the economy and administration and welfare of people and nation, ठीक है। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसके अंडर 14 स्टेट्स बनाई गई, 6 यूटी बनाए गए, ठीक है। और आर्टिकल 350 सबसेक्शन बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही बनाई गई थी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, और इस अमेंडमेंट एक्ट में ये 2 चीज़ें भी थी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये 1956 में ये स्टेट्स बनी थी 14, और ये यूनियन टेरिटरीज थी। इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हैव अ लुक एट देम। ये इवोल्यूशन है, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।